नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे। ये मुलाकात है बड़ी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा हुई है। इस बातचीत में दोनों पुराने दोस्तों ने एक बार फिर मजबूती से दोस्ताना कायम रखने का संकल्प दोहराया है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूस का सहयोग मिला है। रक्षा क्षेत्र में पहले से ही सहयोग मिल रहा है और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दीर्घकालिक दृष्टि अपना रहे हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले मित्र के रूप में देखते हैं। दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ रहे हैं और मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं। पुतिन ने हम सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में बहुत सहयोग करते हैं जैसा कोई अन्य देश नहीं करता। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाभाविक रूप से हम हर उस चीज के बारे में चिंतित हैं जिसका आतंकवाद से लेना देना है। हम अफगानिस्तान की स्थिति और वहां के हालात के बारे में चिंतित हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा हम सहयोगी हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर साथ काम कर रहे हैं जिसमें ऊर्जा क्षेत्र, अंतरिक्ष सहित उच्च तकनीकी शामिल है। इसके साथ ही ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के 2 साल बाद पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। रूस और भारत एक दूसरे के गहरे मित्र माने जाते हैं और दोनों के बीच हथियार सौदों को काफी अहम माना जाता है। दशकों से भारत को रूस हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। इस मुलाकात में भी हथियारों को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है, जिसमें आपको बता दें कि 400 एयर डिफेंस सिस्टम काफी अहम है और इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ भारत और मजबूत होगा। मोदी पुतिन मुलाकात के इन सभी पहलुओं पर अब हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि ये मुलाकात बड़ी है और हर विषय पर, हर चीज पर बहुत फोकस करके बातचीत की गई है। चाहे आतंकवाद से संबंधित हो, रक्षा से संबंधित हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो या फिर हथियारों को और ज्यादा किस तरीके से इंप्रूव करना है, लाना है। मैंने वही कहा, सुरक्षा में तमाम चीजें आती हैं, उन पर बात हो गई है। देखिए, वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भी कहीं ना कहीं भारत से बातचीत आज की गई है। AK-203 राइफल की बात की गई है कि कैसे किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक जो रिश्ते हैं और इसके साथ जो दूसरे कंट्रीज में स्थितियां बनी हुई हैं चिंतित, उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, ये दोनों देश मिलकर क्या कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। ये चर्चा कितनी सार्थक होगी और दूसरे जो विरोधी कंट्री है, कहना चाहिए जो विरोधी देश हैं, उनको ये क्या मैसेज देता है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और रक्षा विशेषज्ञ हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले अनुपम जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर देश की बात थी और 2 बड़े देशों के बीच में जब चर्चा होती है, काफी सारे मुद्दों पर बात हुई है, चाहे रक्षा पर हो, वैक्सीन पर हो, और भी ज्यादा आर्थिक रूप से हम देखें तो बहुत सारी चीजों पे बात की गई। क्या माना जाए कि ये बैठक कितनी सार्थक होगी और जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं उसका कितना ज्यादा लाभ दोनों देशों को आने वाले समय में मिल सकता है? राखी, जैसा आपने टाइटल में ही बताया है कि ये मुलाकात है बड़ी, तो आज जो भी हुआ है दिन भर, वो आपके टाइटल को पूरी तरह से सार्थक करता है। ये बहुत बड़ी मुलाकात थी और ये बहुत ही उम्मीदों भरी मुलाकात थी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि रूस और भारत कोई आज के दोस्त नहीं है, 2-4 साल की दोस्ती नहीं है। पिछले 70-75 सालों से हमारी और रूस की एक अच्छी खासी हर क्षेत्र में दोस्ती बन के आई है। आप तो केवल मिलिट्री आस्पेक्ट की बात अगर ना भी करें तो हमारे कल्चरल आदान प्रदान बहुत ज्यादा है रूस के साथ में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक का एक लंबा अरसा हमने देखा है जब रूस हमारा हर समय, हर वेदर में हमारा फ्रेंड बनकर के उभरा है। आप रक्षा की बात कर लें, आप सांस्कृतिक विभागों की बात कर लें, आप फिल्मों की बात कर लें, हर जगह रूस और भारत के में बड़ी एकता दिखाई पड़ती है। अब आज के अगर मुद्दे पर अगर हम आए तो 3 चीजें बहुत खास निकल के आ रही हैं। और वो 3 चीजें क्या है, वो 3 चीजें भारत की चुनौतियां हैं। भारत की इस समय 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस, भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो चाइना की तरफ से अनवांटेड एग्रेशन दिखाया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम हुआ है पिछले महीनों में, और उसके बाद वहां पर जो आतंकवादियों का जो एक राज स्थापित हो गया है और भारत के कई दुश्मन देश उन आतंकवादियों के सहारे भारत को अस्थिर करने की मंशा रखते हैं। तो इन तीनों चीजों पर बात हुई है। सबसे बड़ी बात यही है
कि दो देश आपस में बैठ करके सामरिक रूप से इन सब चीजों पे डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो रूस और भारत की जो मित्रता है ये कई और आयाम छूने वाली है। और आज राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी या और हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच जिस तरह से भी डायलॉग हुए हैं या होने वाले हैं, तब से यही निकल के सामने आ रहा है कि भारत और रूस जो कि कुछ एक दूसरे से थोड़ा दूर से जाते हुए दिख रहे थे, वो एक बार फिर से एक पटरी पर लौट चुके हैं। और आने वाले दिनों में रक्षा समेत लगभग सभी विषयों पर दोनों देशों में बातचीत होगी और ये कोलैबोरेशन बहुत लंबा चलने वाला है। क्या माने अनुपम जी की पाक और चीन और अमेरिका की भी थोड़ी सी टेंशन्स बढ़ी होंगी इसके बाद? अमेरिका की टेंशन तो बढ़नी स्वाभाविक है। देखिए, अमेरिका ने अपने काटसा एक्ट का लगातार उपयोग किया है, उसने भारत को डराने के लिए और रशिया को डराने के लिए भी उपयोग किया है। लेकिन रशिया और भारत की स्थिति तुर्की और अफगानिस्तान या पाकिस्तान से अलग है, ये चीज यूएस भी जानता है। तभी काटसा एक्ट जो कि S-400 को लेने के बाद भारत के ऊपर लगाया जाना था, भारत उस दबाव में नहीं आया और मजबूरन अमेरिका को अपने कदम पीछे लेने पड़े। तो अमेरिका की चिंता स्वाभाविक है और चीन और पाकिस्तान की चिंता तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि चीन हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। और जब हमारे रक्षा मंत्री इस बात को कहते हैं कि इस समय हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती नॉर्दर्न बॉर्डर पर है, तो उसका सीधा इशारा चीन की तरफ है। यानी चीन जो भी क्रियाएं उत्तरी भारत में कर रहा है, उसका अब भारत अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की सोच चुका है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि चीन की जो भी हिमाकत है उसको भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लेके जाएगा। रशिया भले ही आज अमेरिका के बराबर दबदबा नहीं रखता है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा प्लेयर है और इस प्लेयर के सामने अगर भारत इस बात को उठा रहा है तो इसके कई सारे मायने होते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भारत ने अफगानिस्तान की चर्चा भी की है। अफगानिस्तान की चर्चा करने का सीधा मतलब पाकिस्तान की ओर इशारा है। यानी पाकिस्तान अगर कुछ गलत मंशा भारत के खिलाफ पाल रहा है अफगानिस्तान के मार्फत, तो भारत उसको होने नहीं देगा। यानी कि भारत ने बहुत ही चुन चुन करके, बहुत सजे हुए शब्दों में भारत ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। और मैं इस बात को जरूर मानता हूं, जैसा आपने कहा था, ये मुलाकात है बड़ी, और अब तक जो हो रहा है उससे वाकई ये सामने आया है कि ये मुलाकात बहुत बड़ी होने वाली है। बिल्कुल। अखिलेश जी, क्या लगता है आपके नजरिए से, क्योंकि निश्चित तौर पर मुलाकात तो बड़ी है और बहुत सारी कंट्रीज को ये मैसेज है कि क्या होने वाला है। एक तो मुख्य पॉइंट ये भी था कि एक लंबे समय बाद इन दोनों मित्रों कह लीजिए कि इनकी मुलाकात हुई है, संबंध शुरू से अच्छे रहे ही हैं और जिन विषयों पर आज पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है, ये निश्चित तौर पर रूस और भारत के साथ साथ मुझे लगता है बाकी जो कंट्रीज के लिए सोचा जा रहा है। जिस तरीके से अनुपम जी ने भी कहा, तो जो विरोधी देश हैं उनको एक बहुत सटीक पॉइंट और एक मैसेज गया है कि आगे क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए ये वाकई एक बहुत अच्छी मुलाकात थी। देखिए, अनुपम जी को अभी हम सुन रहे थे, अनुपम जी बहुत अच्छी जानकारी दी है उन्होंने। और कि एक चीज तो तय है कि भारत और रूस के बीच में जो मित्रता है वो कोई आजकल 2-4 सालों की नहीं है। ये समझिए कि एक लंबे समय से रूस जो है भारत का मित्र है और ये नेहरू के काल से ही है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इसमें जो है इंदिरा के काल में और ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए थे। और जितने भी हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री हुए उनके साथ भी रूस के सरोकार संबंध मित्रता बनी रही। रूस में उधर जो है, रूस में समझिए कि इधर 30-35 पिछले 35 साल के इतिहास को देखें, जितने भी वहाँ के राष्ट्रपति हुए, बोरिस येल्त्सिन हुए, चाहे चेरेनेंको हुए, चाहे गोर्बाचोव भी हुए, चाहे जो अभी पुतिन है, ये सबके सब जो है भारत के प्रति उनकी सहानुभूति हमेशा बनी रही। और ये सहानुभूति जो है केवल मित्रता को लेकर है और दोनों देश एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते हैं। इतनी समझिए कि विश्वास शायद ही किसी एक देश दूसरे देश पर करता हो। आज जो पुतिन जो भारत में हैं, ये पुतिन और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मुलाकात है, ये 2 वर्षों के बाद मुलाकात हुई है। इनकी पिछली मुलाकात 2 साल पहले ब्राजील में हुई थी, समझिए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। और उस समय उस दौरान भी जो है दोनों देशों के बीच, भारत और रूस के बीच काफी मधुर संबंध बनाकर ही बातचीत हुई थी। कई मसलों पर बातचीत हुई। हालांकि ये बात अलग है कि उस बातचीत के दौरान भी कई समझौते हुए थे। हालांकि वो समझौते अभी तक, उसमें कई समझौते पूरे नहीं हो पाए। लेकिन हाल में जो अभी जो ये मुलाकात हो रही है, इसके कई मायने हैं।
पूरी दुनिया में जो है जो जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स बढ़ता जा रहा है, जियो पॉलिटिक्स को लेकर पूरी दुनिया में जो तनाव का वातावरण है और खासकर भारत के पड़ोसी देशों के बीच में अफगानिस्तान उधर है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये तमाम चीजें ऐसी है, इसमें भारत के सामने तमाम चुनौती है और इसको लेकर अनुपम जी इसकी व्याख्या भी कर रहे थे। सही बात है। सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो मोदी और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है, इस बातचीत की पूरी खाका अभी मीडिया के पास नहीं है। कई बातचीत ऐसी होती है जिसको गुप्त रखा जाता है, डिफेंस का मामला है, ऊर्जा सेक्टर का मामला है, अंतरिक्ष का मामला है, ये सारी बातें मीडिया को नहीं बताई जाती। कई स्तर पर इस पर काम होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें ये है जो बातें सामने आई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें कही है, जो पुतिन साहब ने जो बातें कही है, उससे साफ जाहिर है। देखिए, पुतिन जी ने एक शब्द बोला है इस पूरे प्रकरण में अपने बयान में कि भारत एक महाशक्ति देश है और काफी विश्वसनीय कंट्री है। ये बहुत बड़ी चीज है। आज की दुनिया में एक देश दूसरे देश के बारे में इस तरह की बात नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने चीन की भी चर्चा की है, अफगानिस्तान की चर्चा की है, भारत के पड़ोसी देशों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बात कही है। और डिफेंस सेक्टर का जहां तक मामला है, जिसमें समझिए कि एक 2030 रेंज की जो राइफल्स है उसको भारत में बनाने की बात, टेक्नोलॉजी समझिए कि ट्रांसफर करके भारत में उसके निर्माण करने की बात, ये बहुत बड़ी बात है। इससे भारत में रोजगार का भी निर्माण होगा और एक समझिए कि अगर ये तकनीक यहाँ पर वाकई में विकसित हो जाता है और ये आर्म्स हमारे देश को मिल जाता है तो इससे क्या होगा कि चीन को इससे बहुत परेशानी होगी। और उसके साथ ही जो S-400 जो मिसाइल है वो अगर भारत को शीघ्र मिल जाता है तो चीन की घबराहट यहीं पर है। चीन के साथ पाकिस्तान भी परेशान है। और एक चीज और है, इसमें लग रहा है कि जिस तरह से देखिए चाइना और रूस का जो संबंध है उनका भी संबंध बहुत अच्छा रहा है। ये बात अलग है कि समय के साथ तमाम चीजें बदलती रहती है। कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते दोनों देशों को संबंध सरोकार काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन भारत के संबंध कुछ अलग तरीके के हैं। इसमें व्यापार का भी मसला आता है और सांस्कृतिक जो लेन देन है, सांस्कृतिक ट्रांसफर जो है दोनों देशों के बीच में, ये हमको लगता है दुनिया में तमाम देशों के को छोड़ दीजिए तो भारत और रूस के बीच में जो सांस्कृतिक सरोकार संबंध है ये बहुत गहरे हैं, काफी मजबूत है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में जो दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, दवाई बनाने के क्षेत्र में, दवाई सप्लाई करने के क्षेत्र में, तकनीक ट्रांसफर करने के क्षेत्र में, ऊर्जा विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो बातचीत हुई है वो काबिले तारीफ है। और इसका जब समझिए पूरा ब्यौरा सामने आएगा तो भारत को इससे काफी कुछ मिलना है, काफी कुछ लाभ होना है। ये बात अलग है कि एक देश से दूसरे देशों में जो व्यापार होते हैं, जो आर्म्स के सौदे होते हैं, उसमें व्यापार और समझिए कि लाभ हानि की भी तमाम चीजें होती है। लेकिन भारत जो है रूस से हमेशा आर्म्स लेता रहा है और भारत को जो रूस जो है इस तरह का आर्म्स हमेशा देता रहा है जो भारत को मजबूती प्रदान करे। और उसी लिहाज से S-400 को आप देख सकते हैं। S-500 पर भी शायद चर्चा हुई है जिसका खुलासा भी नहीं हुआ है। भारत चाह रहा है कि S-500 भी भारत को मिले। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे प्रकरण में एक सवाल आपने ये उसमें जोड़ा था कि रूस और भारत के मजबूत संबंध से अमेरिका परेशान है कि नहीं है। देखिए, परेशान होना लाजमी है। रूस का क्या है कि रूस के संबंध भारत से हैं और भारत के संबंध अमेरिका से भी हैं। जो बाइडेन के आने के बाद भारत के तरफ से उनकी नीति में थोड़ी सी बदलाव आई है। हालांकि अगर डोनाल्ड ट्रंप रहते तो शायद ये नीति नहीं बदलती, लेकिन जो भारत की स्थिति है, भारत के जो वर्तमान हालात जिस तरह से बन रहे हैं, जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर भारत की जो अपनी सोच समझ है उसको लेकर भी अमेरिका थोड़ा सा तलखी में है। और इधर जो है जिस तरह से भारत और रूस की बढ़ते संबंध बढ़ रहे हैं उससे हो सकता है कि अमेरिका को परेशानी हो, अमेरिका थोड़ा सा भारत पर तलखी रखे। हो सकता है अमेरिका जो है चाइना से या पाकिस्तान के साथ संबंध सरोकार को बढ़ाए, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत हर देशों से, खासकर अमेरिका से, वो भारत के संबंध मजबूत भी है और बनाकर रखना भी भारत चाहता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि रूस और चीन के संबंध पर भी तनाव आ सकते हैं, ये क्लियर है।
ये जो है भारत के साथ जो चीजें हुई है, जो डील हो रही है, जो समझौते हो रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही है, जो आर्म्स तकनीक देने की बात हो रही है, इसका गहरा असर चीन पर पड़ेगा। और चीन पर अगर इसका गहरा असर पड़ता है तो अनुपम जी सही बता रहे थे, हमारा नॉर्दर्न जो सीमाई इलाका है जहाँ पर चीन की हरकत जारी है, हो सकता है चाइना वहाँ पर कोई और बवंडर खड़ा करे। और इसका जो है जवाब हमेशा हम समझिए कि ये रूस भारत के साथ खड़ा होकर देता रहा है। बिल्कुल, देखिए तो ये जो चीजें हैं, बिल्कुल, ये देखिए बौखलाहट जहां तक है ये निश्चित तौर पर आएगी, और क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक भारत देश की हम हमेशा बात करते आए तो सभी देशों से अच्छे संबंध शुरू से रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हम देखते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, और कैसे बड़े बड़े सम्मेलनों में जब मुलाकात होती है या कोई इंडिया आता है या बाहर जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो वो सारी चीज़ों को हमने देखा समझा है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, बिल्कुल आपने बोला, चाहे पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ से हमेशा परेशानियां ही आई हैं, चीन की बात कर लीजिए आप, और अमेरिका को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है निश्चित तौर पर। ये इसलिए क्योंकि जहां पर एक कहते हैं ना कि दो लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो उनको ये होता है कि नहीं सिर्फ हमारे साथ हो, उनके साथ ना हो, और फिर बहुत सारे समझौते होते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल आपने ठीक बोली कि बहुत सारे पहलुओं पर बात होती है, तो वो अपना प्रॉफिट भी देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि आगे यदि हमने प्रॉब्लम करी तो हमें कितना लॉस हो जाएगा यदि ये दो शक्तियां मिलेंगी। तो निश्चित तौर पर ये चीजें होती हैं, तो उनकी बौखलाहट जायज है, चीन की तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हमेशा उसको क्या करना है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कोई भी एक्शन लेने से पहले चीन को ये भी सोचना होगा कि अभी कौन कौन सी कंट्रीज किसके साथ है और उनको अंततः क्या मिलेगा, क्योंकि जो हालत पाकिस्तान की हुई है कहीं आने वाले समय में वैसी ना हो जाए। बहरहाल एक रक्षा की दृष्टि से भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो चीजें यदि आती हैं, डेवलपमेंट होता है, तो निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए अच्छा होगा। अनुपम जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी, जो 2-3 सौदे हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। AK-203 जैसा कि सर ने बताया, उसका निर्माण कार्य होना, और भारत के आर्म्स की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट, हमारे फौजियों के पास आधुनिक तकनीकी बंदूकें होनी चाहिए। इससे कोई गुरेज नहीं करता है। और वो आधुनिक तकनीकी जो बंदूकें अगर भारत में ही बने तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। अब AK-203 का जो मसला था वो पिछले 2-3 साल से पेंडिंग था, और प्रेसिडेंट पुतिन के आने के बाद अगर उस मसले को थोड़ा सा तेजी मिलने वाली है, ऐसा लगने लगा कि अमेठी की जो कार्यशाला है वो अब चालू हो जाएगी और वहां पर ये बंदूकें बनना शुरू हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा भारत के डिफेंस के लिए। भारत के सैनिकों को आज भी भारत की निर्मित इंसास राइफल से काम करना पड़ता है, और वो इंसास राइफल किसी भी तरह से कलाश्निकोव की बराबरी नहीं कर सकती है, ये हमको मानना पड़ेगा। वो भी एक बेहतर इक्विपमेंट है, लेकिन कलाश्निकोव से अगर की तुलना करें तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो अगर AK-203 जल्दी से जल्दी भारत के सैनिकों को मिल जाए तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। और साथ ही साथ जैसा कि चीजें बाहर निकल के आ रही हैं कि भारत ने कुछ ऐसे कदम के बारे में भी बात करी है, जैसे हमारी एयरफोर्स की जो बहुत ही पुरानी होती जा रही हेलीकॉप्टर फ्लीट है, और आपको याद हो हेलीकॉप्टर जो है हमने बहुत सारे रशिया से खरीद रखे हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर काफी दिनों से भारतीय वायुसेना के बेड़े में है, और इसके साथ ही साथ और तमाम अन्य हेलीकॉप्टर हैं जो रशिया ने भारत को दिए थे। अब उनकी उम्र हो चुकी है, तो भारत चाहता है कि उस फ्लीट को किसी नए अत्याधुनिक सिस्टम से बदले, और अगर वो सिस्टम या वो हेलीकॉप्टर अगर रशिया से ही मिल जाए तो भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो भारत ने शायद वहां पर इसके बारे में बात करी होगी। अब ये आगे जब पूरा खुलासा होगा तब पता चलेगा कि भारत ने किस हिसाब की बात करी और कितना इसमें डील होने वाली है, कौन कौन से हेलीकॉप्टर के ऊपर बात भारत ने पिन पॉइंट किया हुआ है। एक KA-226 हेलीकॉप्टर का नाम बहुत दिनों से चर्चा में था कि वो भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है, और रशिया इसको बेचने में इंटरेस्ट भी दिखा रहा था। तो शायद आने वाले दिनों में, इस मीटिंग में ना सही अगले मीटिंगों में इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। S-400 की हमने काफी चर्चा कर ली, और S-400 एक ऐसी शील्ड है जो कि जहां पर लगा दी जाए वहां पे 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से वो कवर कर लेता है, उसको पूरा ढक लेता है, यानी उस पर आप किसी तरह का अटैक नहीं कर सकते। और ये अत्याधुनिक सिस्टम जो कि चीन के पास पहले से है, भारत अब हायर कर रहा है, यानी कि जो बैलेंसिंग थी वो अब हो रही है, और भारत एक कदम आगे बढ़ के इससे अत्याधुनिक सिस्टम S-500 या S-550 या S-500 SAM को भी एक्वायर करने की चेष्टा करता है। और रूस ने भी इसमें अगर सहमति दिखा दी तो आने वाले दिनों में भारत चाइना से बेहतर इक्विप्ड हो जाएगा मिलिट्री रूप से। यानी भारत धीरे धीरे करके ही सही अपनी योजनाओं के ऊपर काम कर रहा है, और सीमा पार से चीन जिस तरह का एग्रेशन दिखा रहा है भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब मुंहतोड़ जवाब सिर्फ लड़ाई से नहीं होता है, मुंहतोड़ जवाब इस तरह के भी होते हैं। अब देखिए चाइना और जो रशिया के जो संबंध हैं
सब जान रहे हैं पिछले 2-3 सालों में बहुत प्रगाढ़ हुए हैं। इसको आप कोई भी वजह दे दे, सर ने इंडिकेट किया कि दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, इस वजह से होंगे, कोई भी कारण हो, लेकिन चाइना का और रशिया का जो एक मेल जोल है वो काफी बड़ा है। और भारत की स्थिति ये है कि इस मेल जोल में भारत वीटो नहीं लगा सकता है। मतलब भारत कुछ नहीं कर सकता है कि ये दोनों देश आपस में मिलजुल क्यों कर रहे हैं, भारत ऐसा नहीं कह सकता है। तो भारत की अब चिंताएं ये है कि भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा पुख्ता करे, और अगर भारत रशिया के साथ संबंधों को पुख्ता करेगा तो पूरी उम्मीद है कि चाइना झक मार करके भारत के पलड़े में आएगा। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है और भारत बहुत अच्छी तरह से अपने कदमों को चल रहा है। रही यूएस की बात, अब हम थोड़ा सा यूएस की चर्चा करते हैं। अगर यूएस और भारत के रिलेशन S-400 की खरीद के बाद नहीं बिगड़े हैं तो इसमें भी भारतीय डिप्लोमेसी की जीत है कि इसी S-400 सिस्टम की खरीद के लिए रूस के ऊपर और तुर्की के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे। तो भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों से इतर है और भारत अपनी जो डिप्लोमेटिक चालें हैं उनको बहुत ही नपे चुले, बहुत ही सधे कदमों से खेल रहा है, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से कर रहा है और अपनी चिंताओं की, अपनी कंसर्न के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है। और रूस जैसे पुराने सहयोगी का साथ भी ले रहा है, अमेरिका को नाराज भी नहीं कर रहा है और चीन की तरफ से आने वाले खतरे को लेकर के बेहद संजीदा भी है। तो भारत की स्थिति अच्छी है, अब इसी स्थिति को आगे और भी बरकरार रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बात अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बोली थी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको अभी ओपन नहीं किया गया होगा और निश्चित तौर पर रक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये होना भी चाहिए। तो मुझे लगता है अभी तो वो चीजें सामने आई हैं जो बताई जा सकती हैं कि इन चीजों पे बात हो रही है। इंटरनली यदि हम देखें, आंतरिक रूप से देखें तो बहुत सारी मुझे लगता है और ऐसी चीजें होंगी जो दोनों ही देशों ने ये सोची होंगी कि उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसको डिस्क्लोज करना अभी ठीक नहीं है। अखिलेश जी, स्पुतनिक वी के लिए भी मंजूरी कहीं ना कहीं आज भारत देश से कही गई और ये हुआ भी है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि देखिए कोविड अभी पूरी तरीके से गया नहीं और ओमिक्रॉन लगातार टेंशन बढ़ा ही रहा है, तो मुझे लगता है यदि 12 से 16 साल या 17 साल के बच्चों के लिए यदि स्पुतनिक वी को भी जैसे मंजूरी मिलती है या ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो कितना ये हमारे लिए ठीक होगा। वैक्सीन तो देखिए सभी ठीक होती है, लेकिन क्योंकि बच्चों की बात है तो क्या नजरिया आपका, मैं इस पे जानना चाहूंगा। देखिए, कोविड के प्रति, कोविड के खिलाफ जो विश्वव्यापी अभियान चल रहा है, चला भी पहले, उसमें समझिए कि रक्षा ने भारत की काफी सहायता की थी और अभी जो रशिया से जो 2-3 दवाइयां शायद बनी हैं वो दवाइयां भारत को लेनी है और वो दवाई शायद भारत सरकार ने मंजूरी भी दे दी है लेने के लिए। वो दवा आती है तो कोविड को नियंत्रण करने में भारत को काफी सफलता मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कोविड हो, दवा के क्षेत्र में रक्षा भारत को शुरू से ही काफी ये सहयोग किया है, काफी उसको सहयोग किया है भारत को दवाई के क्षेत्रों में। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक चीज है कि एक महत्वपूर्ण बात ये है कि बीच में कुछ सालों को छोड़ दीजिए तो भारत और रूस के बीच संबंधों में तल्खी आई थी, निराशा भी छा गई थी, कभी कभी सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब जिस तरह से रूस और भारत के संबंध प्रगाढ़ मजबूत होते जा रहे हैं तो इससे साफ जाहिर है कि भारत और रूस अगर मिलकर साथ साथ काम करते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में दुनिया की समझिए कि एक बहुत ताकतवर कंट्री के रूप में रूस तो है ही, भारत को भी समझिए कि उसी आप लेवल पर जाकर खड़ा कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत पर जब जब आपत्ति आई, जब जब लड़ाइयां हुई दुश्मन देशों से, रूस हमेशा जो है अडिग खड़ा रहा। समझिए कि सीना तान कर भारत का, पूरी दुनिया का विरोध करते हुए भारत का उसने सहयोग दिया। 71 की लड़ाई आपको याद है, 71 की लड़ाई में ये अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग देकर भारत को काफी तबाही करने की बात सोची थी, रूस ने ही उसका मुकाबला किया था भारत का सहयोग करके। कारगिल की लड़ाई तो हाल की लड़ाई है समझिए, उसमें भी समझिए कि रूस ने ही भारत को काफी मदद की थी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि दोस्ती हमारी कायम अगर रहती है, दोस्ती जिस तरह से कायम हो रही है, फिर पुरानी दोस्ती में समझिए कि एक तरह से उसमें उबाल आ रहा है, तो ये जो है ना, ये दोस्ती ही सबसे काबिल तारीफ की बात है। हम एक मजबूत दोस्त के साथ ही दुनिया का टक्कर ले सकते हैं और भारत इस दिशा में आगे अग्रसर है। भारत अगर इसी राह पर अगर अपने पुराने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता है तो भारत दुनिया का महान शक्तिशाली देश बन सकता है। और केवल आर्म्स डिफेंस का ही मामला नहीं, आर्म्स डिफेंस तो एक
शक्तिशाली वो होते हैं कि समझिए ठीक। कि इसके इर्द गिर्द दो शक्तिशाली दोस्त होते हैं। तो बिल्कुल। भारत इस रास्ते पर है और भारत को समझिए कि आने वाले समय में रूस और क्या देता है या भारत रूस को क्या देता है, ये देखने की बात होगी। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि अफगानिस्तान को लेकर जिस तरह से रूस ने भी चिंता जाहिर की है, जबकि रूस का वहां पर बहुत इन्वेस्टमेंट है, भी रूस ने काफी इन्वेस्टमेंट ठीक किया है। हुआ है, लेकिन आतंकवाद को लेकर रूस के मन में भी एक बात है कि अगर आतंकवाद जारी रहता है तो दुनिया में कहीं भी विकास जो है नहीं हो सकता, वो प्रभावित होगा। ठीक तो है। ये जो है देखना अखिलेश जी, होगा। अभी आगे भी देखेंगे हम कि इस दोनों देशों के बीच में बिल्कुल। और क्या एग्रीमेंट साइन समझौते हुए हैं, उसके बाद ही बहुत कुछ कहा जा सकता बिल्कुल। है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये मुलाकात बड़ी है और वाकई में बड़ी थी। बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है जो यहाँ पर कितना फायदा हमारे देश के लिए होंगे, रूस के लिए होंगे, आने वाली परिस्थितियों के लिए होंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं और शायद वो आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो जरूरी भी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में तो जरूर सामने आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर ये मुलाकात बहुत बड़ी थी और बहुत सारे अच्छे समझौतों पर डील की गई है। चलिए, चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।